जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं आज आसियान कंट्रीज पे बात करूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से, जो आसियान कंट्रीज हमेशा न्यूज में रहते हैं और अभी भी न्यूज में है, तो उन सभी के बारे में एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, टू द पॉइंट समझाऊंगा, ज्यादा इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। ठीक है, आसियान के बारे में केवल आज बात करने वाले। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, मतलब इसके बैकग्राउंड में नहीं, थोड़ा सा पिछले दिन के बारे में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज के डेट में भी और कल भी लगभग 4-5 दिनों से लगातार जो है G20 के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, G20 के बारे में। और G20 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं बहुत बेहतर तरीके से एक वीडियो बना चुका हूँ। कल का वीडियो आप देखेंगे G20 के ऊपर है, तो उसको जा करके आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लगातार न्यूज में है। देखिए, अब ये G20 जो है G21 होने की संभावना है। ठीक है, देखिए, मैं किसी भी चीज को थोड़ा सा रुकता हूँ, इसलिए रुकता हूँ क्योंकि ऑफिशियल होना चाहिए हर चीजें। ठीक है, लगभग ऑफिशियल ही है। ठीक है, लेकिन देखिए, हर चीज का एक यहाँ पे एक कहें तो एक विधि, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अभी क्या है, लगातार जो है सम्मेलन चल रहा है। आज आज लास्ट था। तो जैसे कि ये जो G20 है, वो G20 होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि अफ्रीकी संघ को हम ही लोग, खुद भारत जो है बहुत ज्यादा उसके पक्ष में था, और लगभग जो अफ्रीकी संघ जो है वो G20 के साथ जुड़ भी गया है। तो इसलिए जो है ये इसमें अब एक और प्लस जुड़ा इसमें। ठीक है, एक और सदस्य इसमें जुड़ा, तो इस तरीके से G20 ये हो गया है। लेकिन फिर भी मैं अभी कहूंगा कि अभी आप लोग ऐसा मान करके ना चलें, क्योंकि हर चीज ऑफिशियली होगा, पूरा मतलब एक लिखित रूप में। कुछ दिनों के बाद से सारी चीजें क्लियर हम लोगों को सामने आएंगी, और भी कुछ खास बातें जो है G20 के बारे में, सारी बातों को हम लोग फिर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये है कि न्यूज में जो भी चीजें चल रही हैं वो थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज रखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दिया। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए इस बारे ये जो है G20 जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और ध्यान रखना है। आप लोग को चिंता नहीं करना है। आप लोग को मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके ही मैं पढ़ाता हूँ उसको। ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना, बस अच्छे से आप लोग को अपना ध्यान से पढ़ना है। अपना जो भी टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, ये हम लोग के लिए हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग जो पिछला दिन है उसी को हम लोग एक बार फिर से मैप जो है उसका रिवाइज कर लेते हैं। कुछ खास तो नहीं था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा भी बता नहीं पा रहा हूँ। देखिए, हम लोग पिछला दिन में देखे थे मोरक्को। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी भूकंप की जो घटना हुई थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एक जो मैप है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अफ्रीकी जो महाद्वीप है, इसके अंतर्गत ये मोरक्को आपको दिखेगा, उत्तरी क्षेत्र में मेडिटेरियन सी से टच होता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी भूकंप का क्षेत्र, यहाँ एक तरीके से भूकंप आया हुआ था। तो ये जो एरिया है न्यूज में क्यों है, तो आप थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग G20 को एक बार फिर से, इसको, इसके जो देश है वो सारी एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लोग भी नहीं देखे अभी तक, G20 को नहीं समझे हैं, तो काफी अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। आप लोग जा करके एक बार देखिएगा। ठीक है, देखिए G20 के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे, बस 2 सेकंड रुक जाइए। लगेगा बार बार कि हम लोग एक ही मैप को पढ़ रहे हैं। मेन चीज यही होता है, जितना ज्यादा हम लोग जितनी बार पढ़ सके। अभी कुछ खास नहीं है, इसलिए भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग जितने बार पढ़े उतना बेहतर होता है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आप देखते हैं तो 3 देश है सबसे पहले। ठीक है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। जबकि दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो 2 देश जो हैं वो G20 के यहाँ पे सदस्य हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद से अफ्रीका के अंतर्गत देख रहे हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था न्यूज में कि जो एक अफ्रीकी संघ जो है वो जुड़ेगा।
तो आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें दो संघ जुड़े हुए हैं। एक क्या है, एक है आपका यूरोपीय संघ, ठीक है, एक है आपका यूरोपीय संघ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा है आपका अफ्रीकी, अब अफ्रीकी संघ भी जुड़ गया। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यूरोपीय संघ के अंतर्गत आपको दिखेंगे, संघ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस अगर अंतरराष्ट्रीय तरीके से हम लोग देखें नॉर्मल भाषा में, तो इससे इसमें कई देश जुड़े होते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत 27 जो देश है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें यूरोपीय संघ पहले से ही हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास 19 देश हैं G20 में, ठीक है। 19 देश के बाद से जो दो देश हैं वो लोग संघ हैं। अब यहाँ पे दो देश हो गए हैं। पहला क्या हुआ, पहला तो आपको ये यूरोपीय संघ दिखेगा, दूसरा आपको अफ्रीकी संघ अब आ गया। तो अफ्रीकी संघ में आप देखते हैं कि 55 देश जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा 55 देश का एक तरीके से प्रतिनिधित्व जो है अब इसमें शामिल होगा G20 में। तो अब देखेंगे कि G20 का पूरा सिनेरियो चेंज होगा, ठीक है। पूरा जो हम लोग जो पढ़ते हैं कि हम लोग जीडीपी में मतलब जो है ये G20 का इतना पार्टिसिपेंट है, तो वो सारी चीजें जो है अब चेंज होगी धीरे से, क्योंकि अब इतने सारे और अलग से अगर एक यहाँ पे जो संघ अगर इसमें जुड़ गया तो इतने सारे देश, 55 देश और हमारे कहीं ना कहीं ये जो G20 है उसके प्रतिनिधि हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें अभी चेंजेस आएंगी, तो हम लोग उसको फिर चेंजेस आने के बाद से उस समय समझेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मली आप लोग कम से कम इतना ध्यान रखें कि कौन कौन से देश जो है वो जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। ये अब एशिया के अंतर्गत हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिखे सऊदी अरेबिया, ठीक है, तुर्की, रसिया, चाइना, भारत, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय क्षेत्र में देखें तो जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके और यूरोपीय संघ, और फिर अब कहेंगे तो अफ्रीकी संघ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी मैप देख लिए थोड़ा सा रिवाइज के हिसाब से। अब हम लोग आसियान को समझते हैं। देखिए आसियान को आप देख रहे हैं कि लगभग 7 सितंबर जो है अभी 2023 को इसका भी ये यहाँ बैठक हुआ था, ठीक है, जकार्ता में। तो मेन चीज क्या हुआ कि अभी 7-8 जो डेट के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो 7-8 फिर 9 और 10 को आप देख रहे हैं कि G20 का मीटिंग हुआ, ठीक है। तो G20 फिर आसियान, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा समय आपको अंतर नहीं दिख रहा, समय बहुत कम है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो है इसमें भी इसका भी मतलब अटेंड किया, आसियान समिट को भी अटेंड किया उन्होंने, और यहाँ G20 को भी अटेंड किया है। मतलब हम उनको ना दे करके हम अगर भारत को देखें तो भारत जो है वो इसके मतलब जो ये आसियान है इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, G20 में तो है ही है, लेकिन आसियान जो है आसियान कंट्रीज के अंतर्गत 10 देश है, ठीक है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। याद रखेंगे कि भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी इसमें एक तरीके से कहें कि एक समझौते भी हैं ऐसे, ठीक है, मेन बिजनेस पर्पज है। तो हम लोग इसके कारण से जो है हमेशा आसियान के साथ जो है बैठक करते हैं, जबकि G20 में हम लोग जो है पूरा का पूरा मेंबर है, ठीक है। तो ये G20 का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि G20 भी हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी अटेंड किया और आसियान को भी। तो आखिर यहाँ पे बात ये आ रहा है कि जब G20 कहीं ना कहीं आसियान कंट्रीज से भी कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है G20, उसके बाद भी हम लोगों ने आसियान को छोड़ा नहीं, आसियान में भी हम लोग पूरा का पूरा सहभागिता दिखाए हैं। ऐसा क्यों? तो प्रश्न यहाँ से आता है कि आखिर जो है ये जो भारत है वो आखिर आसियान कंट्रीज को भी इतना वैल्यू क्यों दे रहा है, ठीक है, हम लोग को इसी को समझना है। तो उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आसियान क्या है, आसियान की बेसिक चीजें, बैकग्राउंड जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको समझते हैं, उसके बाद से एकदम मतलब 10 से 15 मिनट लगे, ज्यादा समय नहीं लगे, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे सारी चीजें, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आसियान के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें समझते हैं।
देखिए आसियान जो ये यहाँ पे देख रहे हैं आसियान नाम से, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा मैप में हम लोग चलते हैं। देखिए अगर आप देखते हैं कि अगर हम लोग भारत को यहाँ पे सेंटर माने, तो यहाँ से ये वाला एरिया पूर्व पड़ता है, और अगर इधर वाला पड़ता है यहाँ पे दक्षिण पड़ता है, बीच वाला पड़ेगा फिर दक्षिण पूर्व। तो अब आप दक्षिण पूर्व में ये सारे कंट्रीज को देख रहे हैं आप। ठीक है, ये पूरा कंट्रीज आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा कंट्रीज कहीं ना कहीं आपको दक्षिण पूर्व के एरिया में आपको दिखेगा। ग्लोब के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। और इधर के यही ये पूरा ये जो देश है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा सर्कल जो बनाए हो, वे सभी जो हैं लगभग यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज है, जो आसियान संगठन है, उसके सभी मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये सभी जो देश हैं वह सभी मिल करके एक क्षेत्रीय संगठन अपना बनाए। कब की बात है, तो ये बात है लगभग 1960 के आसपास की। 1960 के आसपास अगर आप थोड़ा सा और 1 साल 10 साल पीछे चले जाएंगे, तो 50 के आसपास धीरे धीरे जो है बहुत सारे से देश है आज़ाद होते जा रहे थे। हमारा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम भी आसपास में ही आज़ाद हुए हैं। आज़ाद होने से कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि उस समय का इतिहास उपनिवेशवाद का इतिहास था कहीं ना कहीं। मतलब कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे उपनिवेशवाद जो है वो खत्म हो रहा था। उपनिवेशवाद का मतलब आप लोग सब जान रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है देश पे जिस तरीके से जो है अंग्रेज हर जगह पे कब्जा करते और भी बहुत सारे देश ऐसे दूसरे देश को जो है अपना गुलाम बनाना। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। तो कंडीशन यहाँ पे ये हुआ कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं ये सब राष्ट्र, अब यही राष्ट्र नहीं है बल्कि कोई भी ऐसा राष्ट्र है अगर अगर किसी उपनिवेशवाद जो स्थिति है उससे ग्रसित था और उससे वो जो अगर धीरे से अगर बाहर निकला है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां होंगी, तनाव होंगे। डेवलप होने के लिए उसको बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरत पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति थी यहाँ पर, जितने भी यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई ये जो देश दिख रहे हैं इन सभी का। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने सोचा विचार किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक साथ मिल करके जो है आप हर किसी को जो है एक साथ आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। ठीक है, फिर इन लोगों ने आगे चल करके फिर जो है 1967 में 167 अगर 1967 आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। इन लोगों ने विचार करके फिर एक संगठन बनाया जिसको हम लोग यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। क्लियर है, तो ये लोगों ने आसियान बनाया 1967 के आसपास में। फिर आगे चल करके इन लोगों ने एक आदर्श वाक्य भी बनाया। ये सब सिंबल होते हैं पहचान का। तो ये लोगों ने बनाया कि एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। कई बार यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि ये जो वर्ड है ये किस संगठन से संबंधित है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनकी जो राजधानी है इनकी जो सचिवालय है वो कहाँ पे है, तो वो है इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर आगे चल करके इनको जो है थोड़ा कुछ और मेन बातें, जैसे कि आसियान, जब मैं आपको 1967 की जो बातें बता रहा हूँ उस समय जो है इन लोगों ने एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। तो उस घोषणा पत्र को कहते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। तो बैंकॉक घोषणा पत्र याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, आसियान घोषणा पत्र है ये, और इसको बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय बैंकॉक में ये हुआ होगा तो इसलिए बैंकॉक घोषणा पत्र।
तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब आसियान बना, उस समय जो देश थे, यानी कि उस समय के उसी समय पे प्रेजेंट, ठीक है, उसी समय जो देश प्रेजेंट थे वो लोग थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो इतने जो देश हैं ये एक तरीके से संस्थापक देश हैं। याद रखेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आप लोगों को थोड़ा सा मैं मैप दिखाता हूँ। देखिए, मैप को मैं करीब से पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा और क्लियर रहेगा। देखिए कौन कौन से देश हैं इसमें। ठीक है, ये म्यांमार, मिटा देता हूँ एक बार। देखिए म्यांमार, ठीक है, बर्मा पहले का मैप है ये, इसलिए वैसा नाम है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, और वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं इसमें हैं। देखिए कुछ अगर इसमें छूट रहा होगा तो देख सकते हैं। देखिए म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ठीक है। देखिए ये ब्रुनेई भी है, ठीक है, यहाँ पे उसमें छोटा सा देश है एक, ब्रुनेई है। उसके बाद से फिर आप देख रहे हैं ये फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस, फिर यहाँ पे सिंगापुर भी है, इसमें इंडोनेशिया है। तो इस तरीके से 10 देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा। और इसमें देखिए जैसे कुछ और पॉइंट जो है प्रीलिम्स के हिसाब से, ये जो है इनकी जो अध्यक्षता होती है, इनकी अध्यक्षता इनके नाम के हिसाब से जो फर्स्ट लेटर पे होता है उसी हिसाब से उसको सीक्वेंस वाइज में बुलाते हैं। मतलब एक तरीके से हर एक को अध्यक्षता देते हैं देश बारी बारी से। इनकी जो बैठक है साल में 2 बार होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ खास खास बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा अब ध्यान देते हैं कि जो है ये जो आसियान है, ये आसियान आखिर भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जो है भारत इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए अभी न्यूज में मतलब एक तरीके से नॉर्मल जो ज्यादातर बातें चल रही है कि अभी जो स्थिति है वो आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज और देखिए ये केवल प्रेजेंट की केवल बातें हैं, जरूरी नहीं है आगे चल करके वो बेहतर स्थिति भी हो सकता है और खराब भी स्थिति हो सकता है। मतलब मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये भारत है आप देख रहे हैं, तो भारत के अब इधर साइड में जितना पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी देश हैं, ठीक है, यूरोपीय, अफ्रीकी, ये सब जो देश आपको दिख रहे हैं, तो लगभग अभी प्रेजेंट में कुछ इस तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इधर एक बिजनेस व्यापार जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है इस स्थिति में। ठीक है, लोगों का इस एरिया में मतलब मांग थोड़ा सा कम है, हमारे लिए व्यापार कम है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो इधर का एरिया आप देख रहे हैं भारत का, ठीक है, इधर का एरिया मतलब पूर्वी क्षेत्र, अभी जो दक्षिण पूर्व देख रहे हैं, ये पूरा कंट्रीज जो है एक अलग से हमारे लिए मार्केट का एक यहाँ पे मार्केट का चांस दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इधर भी बेहतर करके बना करके रखें, तो इधर अगर हम लोग को कोई दिक्कत होता है मार्केट से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, तो हमारे पास ये रास्ता इधर भी है। अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को हम लोग देख रहे थे कि उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव जो है उस उधर से भी एक मार्ग बनाया जा रहा है रूस के थ्रू। ठीक है, तो वो जो है पूरा रूट जो है वो किधर से होकर के जाएगा, तो वो भी पूरा इधर से ही होकर के जाएगा। अगर हम लोग अपने आप को ही देखें तो कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ होता हुआ ये निकलेगा। ठीक है, इधर से भी जा सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे आप। तो ये जो है, ये जो रूट आप देख रहे हैं और जो देश देख रहे हैं, इन देशों को अगर देख रहे हैं, तो इन देशों के साथ अगर हमारा बेहतर अगर स्थिति नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, भारत कोशिश ये कर रहा है कि हमारे को मार्केट सब तरफ चाहिए। अगर इधर से कोई प्रॉब्लम होता है कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से व्यापार करेंगे।
ठीक है। तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इधर थोड़ा सा ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम चल रहा है, और लगातार जो है आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है विवादित स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। देश एक दूसरे से जिस तरीके से अभी ये सभी से एक दुश्मनी जिस तरीके से चल रहा है, आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि यूक्रेन रूस का तो सबसे ज़्यादा मामला, विवादित मामला अभी भी ये सब चर्चे में था। ठीक है। अब वहाँ का आप जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, याद रखिएगा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, BSGI, इसको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। आज भी न्यूज में था ये, कल भी न्यूज में था ये। ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सब पे बात चल रहा है, लेकिन ये सबको मैं पहले अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के कारण से जो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र का जो एरिया है, जो देश है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यापारिक कमियां दिख रही है। इसलिए भारत चाहता है कि हम इधर भी बेहतर स्थिति में रहें, बना करके रखें। इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है भारत थोड़ा सा ज़्यादा आसियान कंट्रीज पे थोड़ा लगभग तो मतलब कहें कि सभी तरफ समय दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इधर भी इग्नोर नहीं कर रहा है भारत। आसियान कंट्रीज को भी एक अपना बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। किसी के साथ खराब स्थिति करने का, मतलब खराब स्थिति नहीं बल्कि बेहतर करने का स्थिति प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कारण है। अब हम लोग कुछ टू द पॉइंट पढ़ते हैं बातें। ठीक है। तो देखिए, आसियान दुनिया का यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। एकदम टू द पॉइंट परफेक्टली इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको जो है आंसर राइटिंग जब भी कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट अगर आप पहले ऐड करते हैं, तो फिर उसके बाद से आप कोई भी बातें करेंगे ना, कुछ भी ऐसी बातें आगे लिखेंगे इससे संबंधित, तो आपको आपका जो आंसर होगा उस पर एक वैल्यू क्रिएट होगा। ठीक है। इससे महत्व पता चलता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे बाजार है, तीसरा सबसे बड़ा बाजार। तो कहीं ना कहीं आसियान जो कंट्रीज हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे हम लोग को ये पता चला, अगर ये जो है ये अगर फैक्ट, एक छोटा सा फैक्ट जो है ये नहीं जुड़ता इसमें, तो हम लोग वो जो है जो अभी इम्पोर्टेंस जो है इससे फील हो रहा है, वो फील नहीं हो पाता आसियान के बारे में। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे भारत को अपनी यहाँ पे निर्यात क्षमता का भी उपयोग करने में मदद मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है ये यहाँ पे एक ये पॉइंट है। इसके कारण से जो है आसियान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद से आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल ये सब घटक हैं। चीन के प्रभाव का प्रतिकार, बिल्कुल हम लोग, चीन का दबाव ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और लगातार बढ़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को उससे लड़ने के लिए या फिर उसको एक तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जो है इनसे संबंध, आसियान से बेहतर संबंध करने की आवश्यकता है। आसियान के साथ कनेक्टिविटी पहल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में स्थापित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। ठीक है। तो एक बेहतर कनेक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से देखिए, आसियान भारत प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित सुरक्षा वास्तुकला को बढ़ावा देने में केंद्रित भूमिका निभाता है। ठीक है। जो क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये सब 2-4 पॉइंट जो है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से और भी सोच सकते हैं। तो इन सभी जो कारण यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सभी कारण जो है हमारे लिए, इसलिए जो है कहीं ना कहीं आसियान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो भारत है और आसियान किस ऐसे ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे ज़्यादातर जो है एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, बिजनेस व्यापार बना हुआ है। ठीक है। देखते हैं। तो औपचारिक रूप से जो जुड़ाव हुआ भारत से वो लगभग 1992 के आसपास से है। उस समय जो है सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में एक तरीके से यहाँ पे शुरुआत हुआ भारत के साथ जो है आसियान का संबंध। ठीक है। व्यापार और निवेश जो है, इसके अंतर्गत भारत और आसियान ने एक FTA पर हस्ताक्षर किए, जिससे
दोनों के बीच व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिला है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि व्यापार के संबंध में हम लोग जो है आसियान के साथ कैसा संबंध है, तो केवल एक लाइन में ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आसियान। उसके बाद से आसियान भारत बिजनेस काउंसिल की स्थापना 2005 में करीबी व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो भारत और आसियान जो दोनों का एक संबंध जो है, इससे भी समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से सहयोगात्मक संबंध जो है बना करके रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के काउंसिल भी शुरुआत की गई 2005 में। उसके बाद से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पे ये भी एक सहयोग क्षेत्र है भारत और आसियान कंट्रीज के बीच में। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, ये त्रिपक्षीय राजमार्ग, फिर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के और प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहे हैं। इन सभी चीजों के कारण से भी एक सहयोगात्मक क्षेत्र दिख रहा है। इन सभी चीजों पे जो है भारत आसियान मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए रक्षा और सुरक्षा पे भी ये लोग जो है एक साथ काम कर रहे हैं। भारत और आसियान ने आसियान भारत समुद्री अभ्यास और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, ठीक है, बैठक यहाँ पे बैठक प्लस ADMM प्लस जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करके रक्षा सहयोग को भी मजबूत करने का ये लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद से सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग। भारत और आसियान ने लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया है। फिर दिल्ली डायलॉग 2009 ये भी हुआ। ये आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये डायलॉग की भी शुरुआत की गई। उसके बाद से वित्त पोषण के क्षेत्र में भी काम करते हैं दोनों मिलकर के। आसियान देशों को आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत इस फंड, टी विकास कोष, ठीक है, आसियान भारत हित कोष। ठीक है, तो ये मतलब जितने भी इस प्रकार से जो कोष बनाए गए हैं, ये सभी कोष भी वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अब देखते हैं कि जो भारत और आसियान का संबंध है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे हैं, क्या क्या पॉइंट है जिस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, व्यापार असंतुलन, इसी से हम लोग को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भारत और आसियान के बीच में व्यापारिक स्थिति जो है थोड़ा सा असंतुलित स्थिति में है। तो ये एक चुनौतियां है। दूसरा, जुड़ाव की प्रकृति। जुड़ाव की प्रकृति भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, क्योंकि भारत जो है लगभग इतने सारे अगर 10 देश हैं, तो उनमें अगर द्विपक्षीय सभी के साथ द्विपक्षीय संबंध केवल बना के रखेगा, तो भी कहीं ना कहीं जो है हमारा संबंध मतलब एक तरीके से ये भी एक चुनौती है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय समझौते। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ बातें पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे RCEP और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और गतिशील समझौते जैसे अन्य क्षेत्रीय समझौते के साथ जुड़ाव आसियान भारत संबंधों से ध्यान और संसाधनों को भटकाता है। उसके बाद से चीनी उपस्थिति, तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से चुनौती है चीन की उपस्थिति। ठीक, देखिए सीमित कनेक्टिविटी, ये भी हमारे लिए चुनौती। क्यों? एक बेहतर कनेक्टिविटी अगर नहीं रहेगा, आप खुद देखिए किसी भी संबंधों में को आप व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपका चाहे दोस्ती यारी हो, आप देखते हैं पर्सनली भी देखेंगे कि एक बेहतर पहुंच ना हो एक दूसरे के साथ, दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे जो एक संबंध है, एक जो फ्रेंडशिप है, वो भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो कुछ ऐसा ही स्थिति यहाँ भी है। ये सब चुनौतियां हैं भारत और आसियान के बीच में व्यापारिक स्थिति में। चाहे आप देख रहे हैं जितना भी अभी संबंध हम लोग देखा, सभी में ये एक बाधा है। ठीक है, तो चुनौतियां देख लिए हम लोग। अब ये देखते हैं, चुनौतियां तो देखिए, हम लोग इसको एक तरीके से बेहतर कैसे कर सकते हैं।
चुनौतियां देखे हैं, वो हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आसियान। तो आखिर हम लोग इसके लिए करें क्या, तो करें क्या जैसे बातें जो होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा समाधान या उपाय बताइए वाले प्रश्न में आप कुछ बातें लिख सकते हैं। कुछ और भी बातें होंगी अपने हिसाब से, अगर आपको जानकारी होगा तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाड का विस्तार। ठीक है, तो क्वाड के बारे में मैं आपको बताया था। इसमें भी देखिए, इसमें 2 से 4 देश अब साथ में जुड़ करके काम करते हैं। आगे और जुड़े तो और बेहतर होगा। तो हम लोग कुछ इस प्रकार का विस्तार करें तो क्वाड की अवधारणा को आसियान देशों को यहाँ पे शामिल करने और क्वाड प्लस व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे विस्तारित किया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए इंडिया और आसियान देशों के बीच में। फिर इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा। इंडो पैसिफिक वाला एरिया जो है उस पर थोड़ा समुद्री क्षेत्रों का के अंतर्गत जितना विवाद जो चल रहा है उस पर भी ज़्यादातर बातचीत करके जितना ज़्यादा हो सके जो जो बेहतर रास्ता निकले उस चीज़ पे भी ये लोग को आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों मिल करके इस क्षेत्र पे काम कर सकेंगे और इससे बेहतर संबंध भी बनेगा। सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना। किसी भी चीज में अगर आप किसी भी संबंध में सांस्कृतिक चीजें अगर आप ऐड करते हैं, पर्यटन वगैरह हर चीजों को अगर बढ़ावा देते हैं तो दोनों देशों के बीच एक बेहतर और आंतरिक संबंध बनते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। मुख्य रूप से सबसे मुख्य बातें हैं ये कनेक्टिविटी। मैं पहले भी आपको बताया, यहाँ भी वही चीजें हैं कि हम लोग को कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए, जैसे भूमि, वायु, समुद्री संपर्क, ये सभी चीजें। ठीक है, तो मैं जितना चुनौतियां आपको बताया, आप चाहे तो उन्हीं चुनौतियों को फिर से समाधान में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात, आप जान रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसी को तो ठीक करेंगे तभी तो हमारा प्रॉब्लम ठीक होगा ना। सेम कंडीशन है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आसियान के बारे में हम लोगों ने सारी बातें समझ ली। सबसे पहले आसियान की बेसिक चीजें समझे, उसका बैकग्राउंड समझे, फिर वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों के साथ संबंध किस प्रकार का है, हम लोगों ने अच्छे से हर एक क्षेत्र को भी देखा उसमें। ठीक है, उसके बाद से चुनौतियां भी देखी, उसके बाद से फिर समाधान भी देखे। तो हम लोगों ने इस तरीके से हर चीजें इसमें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, मेंस के लिए आप लोग इसका आंसर लिखे, एकदम आसान है प्रश्न। भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ठीक है, 10 अंक का है, 150 शब्द में है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो आप लोग एक बार जरूर कोशिश कीजिए और टेलीग्राम में जा करके वहां पे आप लोग इसका आंसर लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी अच्छे से तैयारी करें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें और बेहतर तरीके से अपना स्टडी भी करें। ठीक है, अगर आप लोग को ये मेहनत अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरीके से कुछ खास जानकारी के साथ। और न्यूज़ वाली जो अभी हम लोग अभी देख रहे हैं कि न्यूज़ में कुछ उस तरीके खास नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार वो कंटिन्यू वो भी रहेगा। प्लस उसके अलावा एनसीईआरटी की जो मैं आपको बोला था, एनसीईआरटी हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसको भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब बस लगे रहें और अच्छे से अपना तैयारी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।